नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे, पवन डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर सीरीज विज्ञान का है, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 3 घंटे, 8 मिनट, 2 घंटे, 10 मिनट। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। अगर 7 मिनट 20 सेकंड दिया होता फिर भी वह सही होता। हालांकि 8 मिनट और 7 मिनट 20 सेकंड एक साथ नहीं देगा। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण, चौड़ा प्रकाशित भाग बनता है। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब खंड चंद्र ग्रहण यानी आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे? आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। आर्यभट्ट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अंतरिक्ष से संबंधित नियम दिया। राकेश शर्मा यह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भास्कर यह रॉकेट का नाम है जिसके द्वारा अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं। सतीश धवन यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। यह हरिकोटा में स्थित है। नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बंगलुरु, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स स्पेस। नासा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है अरुण, वरुण, शनि, बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। अगर इसके क्रम के हिसाब से देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या दूरी की क्रम है। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है वरुण, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो इसका सही आंसर होगा वरुण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60 से 80%, 50 से 60%, 60% से कम, 60% से अधिक। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा 60 से 80% होती है। नियमित खाद के प्रयोग से होता है उपज में वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। नियमित खाद के प्रयोग से उपज में वृद्धि होता है। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, व दोनों से, इनमें से कोई नहीं। कंपोस्ट खाद यानी गोबर और कूड़ा करकट दोनों से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अतिशीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं, इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं। अगर आप डीएलएड में प्रश्न 1 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तब आपको प्रश्न में अत्यधिक आसानी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पास कराने और परसेंटेज को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब इसी के क्रम में 11वां प्रश्न है, कीटनाशक दवाओं की प्रयोग से वृद्धि होती? रोगाणु प्रतिरोधा में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, इनमें से कोई नहीं। कीटाणुनाशक दवाओं के प्रयोग से रोगाणु प्रतिरोधक में वृद्धि होती है, यानी एंटीबायोटिक होता है। खरीफ की फसल है खरीफ, गेहूँ, मटर, चना, धान। फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो खरीफ की फसल में धान आता है, रबी की फसल में गेहूं के साथ बुआई जाने वाली फसल आती हैं। हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? खरपतवार, मिट्टी, पानी, उपरोक्त सभी। हैरो हल खेत से खरपतवार निकालने का काम करता है। डिबलर से बुआई नहीं होती, गेहूं की, चने की, धान की, बाजरे की। तो डिबलर से धान की बुआई नहीं होती। सिंचाई की कटाव पानी विधि है अपलाउंड या प्रवाह विधि, कूड़ा विधि, क्यारी विधि, छिटका विधि। तो सिंचाई की कटाव पानी विधि है प्रवाह विधि। कूड़ विधि इस तरह से लाइन होगा, इसमें खेतों में इस तरह की लाइन बनी हुई, इसमें यहाँ से पानी दिया जाता है। क्यारी विधि में इस तरह की छोटी छोटी क्यारियाँ
में खेद विभक्त होता है। इनमें छोटे छोटे भाग में रखकर किया जाता है, जबकि छिटका विधि में हम स्प्रिंकलर द्वारा छिड़कते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, अर्ग, मीटर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है न्यूटन, बल जूल, मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा, जैसे यह बदला जाता है, जैसे मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक एक मशीन का। तो चिमटा तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। अगला है पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? ज्वार-भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। पुनः प्राप्त करने वाली यानी नवीकरणीय यानी जिस ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें पुनः बनाया जा सकता है, तो ज्वार-भाटा की ऊर्जा होती है। प्राकृतिक गैस यह पृथ्वी में सीमित मात्रा में पाई जाती है, इसका एक समय के बाद भंडार खत्म हो जाता है। यही बात कोयले के साथ भी होता है। कोयले लाखों करोड़ों वर्ष पहले दबे हुए पेड़ पौधे को माना जाता है कि उनके परिवर्तन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। इसकी भी संख्या सीमित है। पेट्रोलियम की भी संख्या सीमित होती है। पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते पानी की ऊर्जा। तो पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा अनवीकरणीय कोयले की ऊर्जा, इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमेशा जब तक सूरज रहेगा तब तक मिलता रहेगा। इसे हम अपने कार्य के लिए जितना अगर उसको अवशोषित कर लेते हैं या जितना परिवर्तित कर लेते हैं उतना ही काम करता है। पवन ऊर्जा को भी अनवीकरणीय है, इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बहते हुए पानी की ऊर्जा, इसे भी पुनः बनाया जा सकता है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसका सभी कोशिश करिएगा कि जो आप लोग को ना आ रहा हो उसको भी आप लोग कहीं न कहीं से देखिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग को रखना नहीं है, इसलिए आप लोग छोटे शॉर्ट नोट में बनाने के लिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान की इस श्रृंखला में कुल 100 प्रश्न से अधिक होंगे, जिसमें से अधिकांशतः क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से। हालांकि यह प्रश्न पत्र 25 नंबर का होता है, जिसमें 5 नंबर का बहुविकल्पी 5 आते हैं, 5 प्रश्न शॉर्ट आते हैं, तो इसका भी इससे होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें 25 शब्द लिखना होता है। 1-2 शब्द अति लघुत्तरी में कम अधिकतम 25 यानी इसे भी लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा को सीधी विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, सौर भट्ठी द्वारा, सौर सेल द्वारा। सौर ऊर्जा को सीधी विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। कार्य है सदिश राशि, अदिश राशि, न्यून राशि, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब होता है जिससे कार्य को करने में किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बल हम लगाए 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन बल हमेशा 10 न्यूटन ही रहेगा, चाहे किधर ही भी लगाएं। और सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा की गणना होती है। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम अगर बात करें, पुनः हम यहाँ आ जाते हैं, तो इसमें कुल दूरी तो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ होगा, लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ से यहाँ, तो विस्थापन अदिश राशि होगा, जबकि दूरी सदिश राशि हो जाएगा। ऊर्जा के मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? किलोग्राम, केल्विन, जूल, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार।
यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन प्लस मीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर, 1 न्यूटन प्रति सेकेंड। 1 जूल होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर। निम्न में से सरल मशीन है पहिया, घिरनी, पेंच, ये सभी सरल मशीन में मशीन होती हैं जो कार्य को सरलता प्रदान कर देती हैं। जैसे हम सरौते का प्रयोग करते हैं सुपारी काटने के लिए, पहिया होता है इस तरह से। यहाँ पर हम इसके स्थिरीकरण करके हम इसको आसानी से घुमा सकते हैं। घिरनी होता है, यहाँ पानी भरने के काम प्राचीन समय में किया जाता था। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। सीढ़ी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक में आप लोग ध्यान से रखिएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण। अब अगला है सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सरल मशीन होता है घिरनी होगा। सरल मशीन हमारे कार्य को सरल बना देता है। कोशिका का भाग है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का भाग केंद्रक होता है। कोशिका में केंद्रक जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य को भी खूब पूछता है। जीवन का मूल आधार है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य सेंट्रोसोज। तो जीवन का मूल आधार जीव द्रव्य होता है जो कि कोशिका में विद्यमान होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपरोक्त सभी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश होता है, क्योंकि पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती? 204, 206, 208, 216। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। श्वसन अंग हैं हृदय, ग्रीवा, फेफड़े, सुषुम्ना। श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य हैं शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण प्रदान करना। ये सभी कंकाल तंत्र का कार्य होता है शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। दांत की ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं क्राउन, इनेमल, पल्प, डेंटाइन। तो दांत की ऊपरी चर पर ऊपर चढ़े आवरण को इनेमल कहा जाता है। यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दांत को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए, सी, विटामिन बी, सी, विटामिन ए, डी, विटामिन के। दांत को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए और डी की आवश्यकता होती है। दांत का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को टुकड़े टुकड़े में काटना, उपरोक्त सभी। तो दांत का कार्य होता है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन की टुकड़ों को आपस में काटना, उपरोक्त सभी। दांत 4 प्रकार के होते हैं कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है टायलिन, म्यूसिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। अमाशय में पाए जाने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन सही हो जाएगा। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन होता है पैराथार्मोन, गेस्ट्रिन, यूलिन, कीटोजैविक। तो यहाँ इस हिसाब से नहीं दिख रहा है इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस की नियमन का कार्य करता है पैराथोमिन, डाइबेंजोटेनिक, रेनिन, पेप्सिन। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य पैराथार्मोन करता है। जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। जल में घुलनशील विटामिन के है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम। कैल्शियम, फास्फोरस कोई नहीं। दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यहाँ फास्फोरस हो। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमक्रीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, किन दोनों द्वारा?
तो दूध को संरक्षण करने की पाश्चुरीकरण विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन का समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में स्थित होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या के। किसी तत्व में परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। परमाणु के नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 26, 27, 28, 282। निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होता है। वे गैसें किसी अन्य गैस की सहायता से क्रिया नहीं करती। जैसे कहा, अक्सर आपने सुना होगा कि बल्बों में गैस भरी जाती है निष्क्रिय गैस, क्योंकि अगर वह ऑक्सीजन से क्रिया करके